हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री दुनिया में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री दुनिया। तो आपको लास्ट लेक्चर में ये पढ़ाया गया था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया गया था। तो हम यहाँ डायमेंशन एनालिसिस का फर्दर आगे एक टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें है एप्लीकेशन। हमारा अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। जो हम डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसका पहला एप्लीकेशन है कि कोई भी एक रिलेशन है, कोई भी आपका एक रिलेशन दिया या रिलेशन, यहाँ पे आप रिलेशन या स्लैश आप इसको इक्वेशन भी लिख लीजिए, आप रिलेशन स्लैश इक्वेशन भी लिख लीजिए, समझे। मतलब कि आपके पास कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, वो इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये हम डायमेंशन से चेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपने क्लास 9 में पढ़ रखा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लिख देते हैं, आपने पढ़ रखा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या था, v = u + at। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा था इक्वेशन ऑफ मोशन? आपने ये इक्वेशन तो पढ़ रखा होगा क्लास 9 में। तो अब देखिए, हम देखते हैं क्या हमारा ये इक्वेशन सही है या गलत है। हम चेक कर लेते हैं। तो अगर हमारा ये इक्वेशन सही होगा तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन से इक्वल होना चाहिए। अगर हमारा ये इक्वेशन सही होगा तो जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। आइए चेक करते इक्वल है या नहीं। ये भी हमारा क्या होता था, वेलोसिटी। और हमें पता है, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ रखा है कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, LT-1। u भी क्या हमारा वेलोसिटी, v हमारा था फाइनल वेलोसिटी, u हमारा था इनिशियल वेलोसिटी। हमें फाइनल इनिशियल से क्या लेना, हमें ये देखना v क्या हमारा वेलोसिटी, u भी यहाँ पे क्या हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इसकी भी डायमेंशन होगा LT-1 प्लस। अब a हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। आपने पढ़ रखा हो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या था, LT-2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन था LT-2 इंटू t, टाइम का डायमेंशन t। तो अब देखिए LT-1 = LT-1 प्लस, अब यहाँ पे देखिए एक t ने एक t को मार दिया तो यहाँ भी बचा LT-1। तो आपको पता है, हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़ा था कि कोई भी डायमेंशन तभी ऐड हो सकता है जब ये डायमेंशन और ये डायमेंशन सेम हो और रिजल्टेंट हमारा ये डायमेंशन देगा। तो इस डायमेंशन को इससे ऐड करेंगे तो यही डायमेंशन आएगा। तो क्या ये हमारा इक्वेशन सही है? हाँ भाई, ये हमारा इक्वेशन सही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन हो गया। चलिए एक और चेक करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड में देख लेते हैं। आपने पढ़ रखा था s = ut + ½ at²। आपने ये पढ़ रखा था, चलिए इसे भी चेक करते हैं। s हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट। और इसकी डायमेंशन क्या थी, डिस्प्लेसमेंट तो बेसिकली एक लेंथ हमारा भाई, तो इसकी डायमेंशन क्या है, लेंथ। u हमारा क्या था, वेलोसिटी। इसकी डायमेंशन थी LT-1 और ये t की डायमेंशन t प्लस हाफ। अब ये नंबर आ गया, ये तो हमारा डायमेंशन लेस है, हाफ तो हमारा नंबर है, ये तो हमारा डायमेंशन लेस है, तो इसकी डायमेंशन नहीं आएगी। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या थी, LT-2, ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, और t², तो ये टाइम की डायमेंशन t² है। अब देखिए ये t ने इस t को मार दिया, क्या यहाँ L = L + L, क्या ये भी डायमेंशन हमारा सही है? ये लेफ्ट हैंड का डायमेंशन राइट हैंड के डायमेंशन के बराबर आ गया। हाँ भाई, तो हम जो इसकी पहली एप्लीकेशन है डायमेंशन से, हम ये फाइंड कर सकते हैं कि ये इक्वेशन, जो दिया हुआ इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। चलिए एक इनकरेक्ट बनाते हैं। मान लीजिए इसी को हम लिख देते हैं s = ut² + ½ at²। अब हम देखते हैं, हमने जो ये इक्वेशन लिखा, क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, क्या ये इक्वेशन हमने जो लिखा सही है या गलत है। चलिए चेक कर लेते हैं। s डिस्प्लेसमेंट, हमारा डायमेंशन, इसका लेंथ हो गया ut²। अब यहाँ ut², u क्या था, वेलोसिटी था, तो LT-t, और यहाँ पे t², तो ये t² आ गया, सॉरी LT-1 वेलोसिटी का डायमेंशन,
ये u क्या था अपना, वेलोसिटी था, तो इसका डायमेंशन एल टी माइनस वन, और यहाँ पे टी स्क्वायर, इसका डायमेंशन टी स्क्वायर। अब ये प्लस हाफ डायमेंशनलेस ए हो गया अपना एल टी माइनस टू, और यहाँ टी स्क्वायर। देखिए इस टी ने इस टी को तो मार दिया, बट यहाँ पे टी माइनस वन, यहाँ टी प्लस टू, यहाँ ये एक टी यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे एक टी बच जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या बचा हमारा एल। क्या ये करेक्ट है? देखिए ये अलग डायमेंशन, ये अलग डायमेंशन, क्या ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये अलग डायमेंशन है, ये अलग डायमेंशन। तो क्या हमने जो ये इक्वेशन लिखा, क्या हमने जो ये इक्वेशन लिखा, क्या ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि ये डायमेंशन हमारा लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड के बराबर नहीं आया है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। ये हमने जो इक्वेशन लिखा ये हमारा इनकरेक्ट है। तो इससे क्या पता चलता है? डायमेंशन से हम ये पता कर सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है और गिवन जो रिलेशनशिप है, गिवन इक्वेशन या फिर गिवन रिलेशनशिप, जो समझिए वो सही है या गलत है। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। चलिए अब यहीं पे दो स्टेटमेंट करते हैं, यहीं पे हम दो स्टेटमेंट लिखते हैं। आपके सामने यहाँ दो स्टेटमेंट लिखते हैं और आप इसका जवाब दीजिए। आपके सामने यहाँ पे अभी हम दो स्टेटमेंट लिखते हैं और यहाँ पे आप इसका जवाब दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे आपके सामने दो स्टेटमेंट है, आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है? इफ़ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इट इज़ ऑलवेज करेक्ट। क्या कह रहा है कि कोई भी एक इक्वेशन है, कोई भी आपका एक गिवन इक्वेशन है, अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या ये ज़रूरी है कि वो हमेशा करेक्ट होगा? पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो क्या ये ज़रूरी है कि ये हमेशा इनकरेक्ट होगे? चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। अभी हमने आपके सामने एक एग्जांपल रखा, s इक्वल टू यू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी हमने ये इक्वेशन बनाया, ये तो डायमेंशनली अपना इनकरेक्ट था, उससे हमें पता चल गया कि ये इक्वेशन गलत है। अभी हमने किया कि ये हमारा डायमेंशनली इनकरेक्ट निकला था, तो ये तो हमारा इक्वेशन गलत है। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया था? गलत, क्योंकि लेफ्ट हैंड के डायमेंशन राइट हैंड के डायमेंशन से नहीं मिल रहा था, तो ये तो हमारा गलत था। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, इफ़ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट इट इज़ ऑलवेज इनकरेक्ट। ये तो 100% ट्रू है, ये आपका ऑलवेज ट्रू है, ये आपका ऑलवेज ट्रू है कि अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो तो वो हमेशा इनकरेक्ट होगी, ये हमेशा ट्रू है। अब ये देखते हैं पहला स्टेटमेंट, क्या कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ज़रूरी है कि वो हमेशा करेक्ट होगा? चलिए बना के देखते हैं। सेम इक्वेशन लिखते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अभी ये इक्वेशन हमारा क्या निकला था? डायमेंशनली करेक्ट निकला था। ये इक्वेशन हमारा क्या निकला था? डायमेंशनली करेक्ट निकला था। चलिए एक और देखते हैं, यही इसी को हम लिखते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस पाई ए टी स्क्वायर। पाई इक्वल टू आप 3.14 मान के चले, ठीक ना? ये भी एक नंबर है आपका। चलिए इसका हम डायमेंशन निकालते हैं। s की वैल्यू, s अपने क्या थे? डिस्प्लेसमेंट, लेंथ। u अब क्या था? वेलोसिटी। तो u की डायमेंशन एल टी माइनस वन और इंटू टी प्लस पाई क्या है? नंबर, तो वो डायमेंशनलेस है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो वो अपना डायमेंशनलेस है। और a अपना क्या था? एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, और यहाँ पे t। अब देखिए इस t ने इस t को खा गया, यहाँ पे ए टी स्क्वायर होता है, हाफ ए टी स्क्वायर। ये t इस t को मार गया, ये t स्क्वायर इस t स्क्वायर को मार गया, तो हमारा तो डायमेंशन, हमारा ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तो है। क्या ये एक्सपेरिमेंटली करेक्ट है? नहीं। क्या ये हमारा एक्सपेरिमेंटली करेक्ट है? नहीं, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है। क्या हम ये स्टेटमेंट में बोल सकते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है वो हमेशा करेक्ट होगी? फॉल्स। क्यों फॉल्स? ये देखिए, क्योंकि भाई यहाँ पे हाफ है, नंबर है, यहाँ पाई है। नंबर का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, वो तो डायमेंशन लेस होते हैं ना। नंबर का कोई हमारा डायमेंशन नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई नंबर किसी इक्वेशन में कोई, अगर हम सिर्फ नंबर चेंज कर दें तो भी डायमेंशनली करेक्ट होगा,
लेकिन अगर इसे आप एक्सपेरिमेंटली देखिए तो ये इनकरेक्ट होगा। यही आपकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन डायमेंशनली, कोई भी डायमेंशन एनालिसिस से हम किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को नहीं बता सकते हैं। डायमेंशन एनालिसिस से हम कोई भी कांस्टेंट फंक्शन को नहीं बता सकते। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स। अगर यहाँ बोलता है इफ एन इक्वेशन, अगर बोलता है इट मे बी करेक्ट तो आप ट्रू लिख सकते थे। अगर ये बोलेगा इट मस्ट बी करेक्ट तो फॉल्स होगा। अगर मे बोलता तो हाँ मे बी ट्रू, मे ट्रू हो सकता है। अगर मस्ट बोलता है तो फॉल्स। समझ गया आपको? ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, बट ये ऑलवेज ट्रू है। अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो तो वो ऑलवेज ट्रू है, लेकिन कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या वो हमेशा सही होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम डायमेंशन एनालिसिस से कांस्टेंट फंक्शन को तो बता ही नहीं सकते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए अब हम इसका दूसरा, ये तो हमने पहला पढ़ा एप्लीकेशन, अब हम दूसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं। चलिए ये हमारा दूसरा एप्लीकेशन है। हमने पहला एप्लीकेशन अभी पढ़ा कि वो चेक करते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? दूसरा एप्लीकेशन है कि टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग डीए मतलब डायमेंशन एनालिसिस, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। मतलब ये कह रहा है कि हम फिजिकल क्वांटिटी के बीच में डेरिवेशन करते हैं, यानी एक इक्वेशन बनाते हैं डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हुए। देखिए कैसे, क्वेश्चन क्या दे रहा है? टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ ब्रैकेट लेंथ एल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टी एल एंड जी। आपको ये कह रहा है कि जो टाइम सिंपल एक पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। अब बोल रहा है कि आपको टी एल और जी के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए। देखिए कैसे करते हैं, आपको पहला प्रोसेस समझा दे रहे हैं, बिल्कुल यही स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। सबसे पहले क्या दे रखा है? टाइम पीरियड यानी टी किस पे कर रहा है? टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। एंड एक्सेलरेशन, लेंथ और एक्सेलरेशन बोथ पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लिखेंगे टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? लेंथ के। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड T इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G। तो हम लिख सकते हैं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड G। ठीक, अब इसमें एक चीज देखिए, काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला होता था हाफ mv² और मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला होता था m × v। हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, हाफ तो डायमेंशनलेस होता है। ये mv² और mv में डिफ्रेंशिएट कौन कर रहा है? पावर। mv² में और mv में डिफरेंस, mv² और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को डिफरेंस कौन कर रहा है? v का पावर। ठीक, अगर मान लीजिए ये v का पावर ना होता तो क्या आप डायमेंशन से ये बता सकते थे कि ये काइनेटिक एनर्जी है, ये मोमेंटम है? नहीं बता सकते थे। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट कौन कर रहा है? पावर। तो हमें तो नहीं पता भाई L की पावर क्या है और G की पावर क्या है, हमें तो नहीं पता। हम मान लेते हैं L के ऊपर कोई पावर A है और G के ऊपर कोई पावर B है। अगर पावर 1 आएगी तो L की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1 आ जाएगी और B की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर कुछ भी पावर हो तो ये हम फाइंड करते हैं। क्यों हमने यहाँ पावर लिखा? क्योंकि अगर हमने पावर नहीं लिखेंगे तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, कोई भी दो इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, कोई भी दो फॉर्मूले को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम पावर लिखते हैं। इसीलिए हम कोई भी आपका जिस पे डिपेंड करता है उसके ऊपर हम पावर लिखते हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब देखिए प्रोपोर्शनल हटाते तो एक कांस्टेंट आता था, तो T इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट K L की पावर A और G की पावर B। ठीक, अब सबको आपको क्या करना है? सबको आपको मास लेंथ और टाइम में तोड़ देना है। यहाँ जितने भी आपको देखें, ये नेक्स्ट स्टेप हम आगे कर रहे हैं आपका, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आगे कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जो भी दिखे सबको मास लेंथ और टाइम में तोड़ दीजिए। टाइम का तो टाइम दे रखा है, लेंथ का लेंथ दे रखा है।
ये तो दे रखा है। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन का डायमेंशन। तो t तो अपना यहाँ पे t है, k हो गया l की पावर a, l तो हमारा यहाँ पे लेंथ था, तो l लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L, और g क्या है, एक्सेलरेशन, तो l t-2 और इसका पावर हो जाएगा b। l t-2 इसका डायमेंशन और इसका पावर क्या है, b। अब सबको क्लब कर लीजिए, देखिए अब सबको क्लब कर लीजिए। अब पावर को कंपेयर करना जानते होंगे ना, पावर को कंपेयर कैसे करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5 की पावर यहाँ 2 दे रखा है और इज इक्वल टू कुछ भी 7 इंटू कोई भी नंबर लीजिए, 5 की पावर क्यूब दे रखा है, 2a और 3b, ठीक ऐसा कुछ दे रखा है। मान लीजिए यहाँ चलिए b मानते हैं, मान लीजिए यहाँ 5 का स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट मान लीजिए, कोई भी कांस्टेंट कुछ भी मान लेते हैं, k मान लीजिए, k 5 की पावर 2 इंटू b दे रखा है। अब देखिए पावर कैसे कंपेयर करते हैं, जो सेम टाइप के जो होते हैं, सेम टाइप के डायमेंशन, सेम टाइप के नंबर या सेम टाइप के मैग्नीट्यूड कुछ भी हो गए, उसको कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2b बराबर 2, तो b की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। 2b बराबर 2, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ गए, यहाँ पे b की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको बोलते हैं पावर कंपेयर। यहीं पे आइए, वापस आते हैं हमारे सवाल पे, वापस आते हैं सवाल पे। हम पावर को कंपेयर कर देते हैं, सबको पहले क्लब कर लेते हैं। यहाँ पे लेंथ है, टाइम है, यहाँ पे सिर्फ टाइम है, तो यानी यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ की पावर 0। आपको पता है, हमने बताया था किसी के भी पावर 0 हो तो 1 होगा, चाहे a की पावर 0 इक्वल टू 1, कुछ भी ले लीजिए, 1 लाख ले लीजिए, उसकी पावर 0 हो तो भी 1 हो जाएगा। किसी की भी पावर 0 वो 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं l की पावर 0 और t की पावर यहाँ क्या है अपना 1। k कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं, इसको हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ l की पावर a है और यहाँ पे l की पावर b है, तो l की पावर क्या हो जाएगा, a प्लस b। यहाँ पे l की पावर a है और यहाँ पे l की पावर b है, तो l की पावर हो जाएगी a प्लस b, और t की पावर क्या हो जाएगा, -2b। t की पावर क्या हो जाएगा, -2b। t की पावर क्या हो जाएगा, -2b। अब देखिए, अब पावर कंपेयर कर लीजिए। अब a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 0। a प्लस b बराबर 0, एक इक्वेशन ये बन गया। और -2b इज इक्वल टू 1, -2b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू हो जाएगा -1/2। b की वैल्यू -1/2, अगर b की वैल्यू -1/2 तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। अब इन सारे को इस इक्वेशन में रख देते हैं। अब इन सारे को, ये a की वैल्यू और b की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो t इज इक्वल टू k, l की पावर a है तो a की वैल्यू अपनी कितनी थी, 1/2। l की पावर a है तो a की वैल्यू कितनी थी अपनी, 1/2, तो l की पावर 1/2। g की पावर b है, b कितनी निकली, -1/2, तो g की पावर -1/2, तो t इज इक्वल टू k l की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय g की पावर 1/2। t इज इक्वल टू k l की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय g की पावर 1/2। तो हमारा टाइम पीरियड कितना निकल गया, k √L/g, k √L/g। हमारा टाइम पीरियड निकला k √L/g। समझे, एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। यहाँ पे आपको निकालना था, फिर यहाँ पे आपको t, l और g के बीच में रिलेशन निकालना था। तो सबसे पहले हम क्या देखें कि जो टाइम है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे v स्क्वायर और ये v, इसको डिफ्रेंशिएट करता है पावर। तो हमने मान लिया l के ऊपर पावर a है और g के ऊपर पावर b है। प्रोपोर्शनल हटाया तो एक कांस्टेंट k आया, t इक्वल टू k l की पावर a और g की पावर b। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमने क्या किया कि सबको MLT में तोड़ दिया, यहाँ t और k, l तो अपना लेंथ डायरेक्ट l, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया LT-2, और l की पावर a थी और एक्सेलरेशन LT-2 की पावर b थी। तो हमने यहाँ पे
पावर को एक साथ कर लिया, एल को सबको एल की पावर एक साथ कर लिया, टी की पावर एक साथ कर लिया, और पावर कंपेयर से हमने ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली। इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट किया और हम फाइनल यहाँ पहुँच गए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m moving in a circular path of radius r with velocity v depends on m, v and r. Obtain relation between f, m, v and r using dA. कह रहा है कि जो एक पार्टिकल है उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्ट कर रहा है, उस पार्टिकल का मास m दे रखा है, वो पार्टिकल एक सर्कुलर पथ में घूम रहा है जिसका रेडियस r है और उस पार्टिकल की वेलोसिटी v है। वो बोल रहा है कि वो जो पार्टिकल है, वो उस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? वो फोर्स डिपेंड कर रहा है मास, वेलोसिटी और सर्कल के रेडियस पे। अब बोल रहा है कि आपको एक रिलेशनशिप फॉर्म करना है एफ एम वी और आर पे, आपको रिलेशनशिप फॉर्म करना है एफ एम वी और आर के बिटवीन। समझे? अब देखिए क्या कह रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन, यानी ये कह रहा है जो फोर्स है अपना सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? डिपेंड्स ऑन मास m के, v वेलोसिटी v के और r के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा वो किस पे डिपेंड है? m, v और r पे। अब हम क्या करेंगे? पावर ले लेंगे। हमें तो पता नहीं भाई मास का पावर क्या आएगा, वेलोसिटी का पावर क्या आएगा। हम ले लेते हैं पावर, m की पावर a, v की पावर b। चलिए इसको हम फर्दर एक स्टेप और आगे समझाते हैं। इसको जो हटाएंगे तो वो आएगा एक कांस्टेंट k। ठीक, अब m, v और r, अब m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c हमने मान लिया। इसको इक्वेशन 1 मान लिया क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि मास की पावर क्या आएगी, वेलोसिटी की पावर क्या आएगी और रेडियस की पावर क्या आएगी। अब क्या करना, वही सबको mlt में तोड़ दीजिए, सबको mlt में तोड़ दीजिए। फोर्स का हमने निकाला था, याद कीजिए क्या था? मास इंटू एक्सेलरेशन, m एक्सेलरेशन था l और t-2, तो फोर्स का क्या था? m l t-2, k डायमेंशनलेस खत्म, m मास डायरेक्ट है तो m की पावर हमने a लिख दिया, v वेलोसिटी क्या था? l t-1 और इसकी पावर हमने b लिख दिया, r रेडियस क्या है? लेंथ, तो लेंथ की पावर c लिख दिया। अब सबको क्लब कर लीजिए, m की पावर 1 है, l की पावर इधर 1 है और t की पावर यहाँ -2 है। यहाँ पे m एक ही है तो m की पावर a। अब यहाँ पे l की पावर b है, l की पावर c है, तो यहाँ पे हो जाएगा l की पावर b प्लस c, यहाँ हो जाएगा l की पावर b प्लस c। अब t की पावर -1 इंटू b, तो यहाँ हो जाएगा t की पावर -b, t की पावर -b। अब हर तरफ पावर कंपेयर कर दीजिए, a इजकल टू 1, देखिए a तो डायरेक्ट निकल गया, m यहाँ पे a है, m की पावर 1 है तो a इजकल टू 1, तो a की वैल्यू 1 निकल गई अपनी। अब यहाँ l की पावर b प्लस c, इधर l की पावर 1, तो b प्लस c इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ये निकल गया, b प्लस c इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे देखिए माइनस b इज इक्वल टू -2, यहाँ हो गया माइनस b इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू 2 इधर पुट कर दीजिए तो c की वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। b की वैल्यू हमने 2 इधर पुट कर दिया तो c की वैल्यू -1। अब इन सबों को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इन सब की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो अब देखिए f इजकल टू m की पावर a और a इजकल टू 1, तो m, v की पावर b और b की वैल्यू यहाँ 2 तो v स्क्वायर, r की पावर c और c की वैल्यू -1 तो c की पावर -1, तो f इजकल टू हो गया m v स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पे r की पावर -1, r की पावर c है और c की वैल्यू -1 है तो r की पावर यहाँ पे हो जाएगा -1, तो f इजकल टू m v स्क्वायर बटा r नीचे आ जाएगा r। ये हमने रिलेशन निकाल लिया f m v और r के बीच। तो स्टूडेंट्स आपका डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर यहीं समाप्त होता है, आपका यूनिट डायमेंशन यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लेक्चर वेक्टर्स का लेके आएंगे। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो हम सोच रहे हैं कि आपको वेक्टर पढ़ाने के बाद लाइव ले लें
और आपका डायमेंशन और वेक्टर का डाउट एक साथ ही क्लियर कर दें। तो थैंक यू वेरी मच। तो हमारे केमिस्ट्री दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको शेयर कीजिए। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट में पूछें। थैंक यू।